नमस्कार दोस्तों, एमबी वेल्थ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड के बारे में, क्योंकि आपने देखा होगा कि लास्ट के कुछ दिनों में इस स्टॉक के अंदर काफी तेजी रही है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे इसके फंडामेंटल एनालिसिस और देखेंगे कंपनी की जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो कैसी है। और दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे इसके बिजनेस एनालिसिस की। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे इसके टेक्निकल एनालिसिस की और चार्ट के ऊपर देखेंगे कंपनी की जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ पे है और कहाँ पे इसकी बाइंग लेवल हो सकती है। और दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे इसके प्राइस फोरकास्ट की कि अगर आप इसके अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आने वाले समय में 1 या 2 साल के अंदर भी कितना रिटर्न दे सकता है। और दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे कि इस स्टॉक को बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर बाई करना चाहिए तो उसके क्या रीजंस है, अगर बाई नहीं करना चाहिए तो उसके क्या रीजंस है। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन भी प्रेस करना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड, तो मैं सीधा इसको आईआरबी से के नाम से बुलाऊंगा, आप समझ जाना। दोस्तों इसने अपना अगर 52 वीक हाई और लो देखते हैं तो इन्होंने अपना 52 वीक लो बनाया था 45.60 रुपीज 25 मार्च को। और दोस्तों इन्होंने फिलहाल के 9 जुलाई को अपना हाई बनाया है 128 रुपए। तो मतलब कितना डिफरेंस है, लगभग डबल से भी ज्यादा इसने रुपए कर दिए हैं। तो दोस्तों उसके बाद अगर हम बात करते हैं इस ईयर का रिटर्न देखते हैं इसका 2020 का, तो इसने 60% का रिटर्न दिया है। अगर हम 3 ईयर का देखते हैं दोस्तों तो नेगेटिव के अंदर रिटर्न है 45% का। और अगर हम 10 ईयर का देखते हैं दोस्तों नेगेटिव के अंदर 57% का। दोस्तों अब हम देखते हैं इसे कुछ फंडामेंटल्स। जैसे कि आपको पता है कंपनी का जो मार्केट कैप है वो लगभग 4172 करोड़ है, एक स्मॉल कैप कंपनी है। अगर करंट प्राइस देखते हैं दोस्तों 118 रुपए के आसपास है। और दोस्तों अगर स्टॉक के हम बुक वैल्यू देखते हैं तो 190 रुपए है। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं प्राइस अर्निंग रेशियो को दोस्तों वो सिर्फ 6.13 है, मतलब शानदार वैल्यूएशन के ऊपर दोस्तों अवेलेबल है स्टॉक। और दोस्तों अगर हम डिविडेंड यील्ड देखते हैं दोस्तों 4.21%, मतलब जबरदस्त डिविडेंड यील्ड है दोस्तों, स्टॉक डिविडेंड भी अच्छा देता है। अगर हम बात करते हैं आरओईसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोस्तों वो 13.83% है, ये भी दोस्तों शानदार है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसकी प्रमोटर होल्डिंग की दोस्तों वो भी अच्छी है 57.69%। लेकिन इश्यू यहाँ से शुरू होता है दोस्तों, प्रमोटर ने अपनी लगभग 17.58% की जो होल्डिंग है वो प्लेस्ड कर रखी है, गिरवी रख रखी है। उसके बाद दोस्तों आता है सेल्स। दोस्तों सेल्स 3 साल की अगर एवरेज ग्रोथ देखते हैं तो 5.44% की है, मतलब बहुत ही वीक ग्रोथ है। और दोस्तों कर्जे की बात करें तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो दोस्तों 1.38, ये भी थोड़ा ज्यादा है। दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके फ्यूचर की। तो जैसा कि आपको पता है अगर हम किसी कंपनी का फ्यूचर देखना चाहते हैं तो उसकी जो हिस्टोरिकल जो उसका प्राइस है, डेटा है, वो देखते हैं तो आपको पता हो जाएगा कि आने उस समय में क्या कर सकता है। तो दोस्तों उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्स, एक्सपेंस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट। जैसा कि आप देख पा रहे दोस्तों कंपनी का जो सेल्स है वो लगातार इंक्रीज हो रही है। अगर 1-2 साल को बीच में छोड़ दिया जाए तो लगातार कंपनी की जो सेल्स इंक्रीज हो रही है और जो नेट प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से तो आपको कंपनी बहुत ही अच्छी लगेगी। जैसे कि आप देख पा रहे दोस्तों कंपनी ने मार्च 2011 के अंदर जो इनकी सेल थी वो लगभग 2438 करोड़ के आसपास थी, जो मार्च 20 के अंदर हो गई है 6852 करोड़, लगभग 3 गुना के आसपास कर दिया है। वही एक्सपेंस भी लगभग 3 गुना हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं दोस्तों वो भी लगभग 3 गुना हो गया है। लेकिन नेट प्रॉफिट है वो मार्च 11 के अंदर 452 करोड़ था और जो मार्च 20 के अंदर 720 करोड़ ही हो पाया है, मतलब डबल भी नहीं हो पाया है। तो दोस्तों ये सब कैसे हुआ है इसको हम देखेंगे इसकी सेल्स ग्रोथ के हिसाब से। हम हर चीज की ग्रोथ निकालते हैं, उसके बाद पता चलेगा कि इसके क्या इश्यूज है। दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो मार्च 12 के अंदर जो कंपनी की सेल्स ग्रोथ थी वो 29% थी। अगर एक्सपेंस की बात करते हैं दोस्तों वो 1% ज्यादा 30%। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ थी दोस्तों 26% और नेट प्रॉफिट ग्रोथ थी दोस्तों 10%, मतलब बहुत ही वीक थी नेट प्रॉफिट ग्रोथ। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं मार्च 13 की, तो जो सेल्स ग्रोथ थी वो 18% थी। यहाँ पे अच्छी बात ये हुई दोस्तों जो एक्सपेंस ग्रोथ है वो 1% कम रही, सेल्स ग्रोथ थे, तो ये अच्छी बात है कि 17% की एक्सपेंस ग्रोथ रही। और दोस्तों अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो 19% से ग्रो हुआ, बहुत ही शानदार ग्रोथ हुआ दोस्तों। अगर हम देखते हैं सेल्स ग्रोथ और एक्सपेंस ग्रोथ से ज्यादा ग्रोथ हुआ है और नेट प्रॉफिट भी काफी अच्छा हुआ है 12%। लेकिन अगर मार्च 14 की बात करते हैं दोस्तों तो सेल्स ग्रोथ सिर्फ 1% रही। लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव दोस्तों एक ही बात रही कि जो एक्सपेंस है उसकी नेगेटिव में 4% रही, मतलब एक्सपेंस काफी कम किया। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो दोस्तों 7% से ग्रो हुआ, लेकिन यहाँ पे फिर इश्यू आ गया, नेट प्रॉफिट 18% से नीचे चला गया।
उसके बाद दोस्तों अगर मार्च 15 की देखते हैं तो दोस्तों सेल्स सिर्फ 3% रही, लेकिन एक्सपेंस की बात देखते हैं दोस्तों, एक्सपेंस 17% कम हो गया, मतलब जबरदस्त दोस्तों, यहाँ पे कंपनी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो 26% से ग्रो किया, और दोस्तों नेट प्रॉफिट जो ग्रोथ है वो 18% से रही। तो ये काफी शानदार क्वार्टर है इसका, लेकिन सेल्स वही इशू थी, सेल्स कंपनी ग्रोथ नहीं कर पाई। लेकिन मार्च 15 के अंदर कंपनी ने अपनी सेल्स में ग्रोथ की 33%, जो कि शानदार थी। लेकिन दोस्तों एक्सपेंस ग्रोथ हो गई 51%, जो कि बहुत ज्यादा नेगेटिव है कंपनी के लिए। और दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ जो 20% रही, और नेट प्रॉफिट ग्रोथ 18% रही, जैसे कि तैसे। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं मार्च 17 की, तो यहाँ पे जो कंपनी की सेल्स ग्रोथ है वो 14% रही। एक्सपेंस ग्रोथ शानदार है यहाँ पे दोस्तों 13% रही, जो कि सेल्स ग्रोथ से 1% कम है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोस्तों जो ग्रोथ है वो 15% है, जो कि शानदार है। और एन प्रॉफिट ग्रोथ दोस्तों, एनपी प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं, नेट प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं तो 12% रही, जो कि शानदार है। तो मतलब ये क्वार्टर, ये ईयर था जो 17 का ईयर था, वो कंपनी के लिए बहुत ही बेहतरीन रहा। लेकिन मार्च 18 के अंदर कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो नेगेटिव के अंदर चली गई 3%। और सबसे नेगेटिव बात दोस्तों ये है कि एक्सपेंस 8% बढ़ गया, मतलब आपकी सेल्स तो गिर रही है और एक्सपेंस है वो 8% से ऊपर चला गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट दोस्तों 12% से नीचे चला गया। और अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट ग्रोथ की दोस्तों, 29% बढ़ गया। दोस्तों इसमें आपको सरप्राइज होने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ऑपरेटिंग जो है, तो आपको पहले देखा होगा कि पहले सेल्स एक्सपेंस, उसके बाद ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल जाता है। लेकिन नेट प्रॉफिट में काफी चीजें आती हैं, जैसे आपको ब्याज भरना पड़ता है, आपको अगर मान ली किसी ने लोन लिया है तो वो लोन चुकाना पड़ता है, और काफी चीजें आती है। आपने कोई एसेट बेच दिया तो वहां आपके प्रॉफिट में आ जाता है। तो यहाँ पे ऐसा काफी रीजन हो सकते हैं जिस वजह से नेट प्रॉफिट ग्रोथ 29% रही। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करते हैं मार्च 19 की, तो दोस्तों अगर सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं दोस्तों, सेल्स ग्रोथ 18% रहती है। लेकिन वहीं फिर से अगर हम एक्सपेंस ग्रोथ की बात करते हैं तो दोस्तों 25% से। और दोस्तों अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो 9% रहता है, और वहीं अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट तो 8% से नेगेटिव में चला जाता है। उसके बाद दोस्तों मार्च 20 के अंदर देखते हैं तो सेल्स ग्रोथ सिर्फ 2% रहती है, एक्सपेंस ग्रोथ दोस्तों 3% रहती है, यहाँ भी एक्सपेंस ग्रोथ ज्यादा रहती है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 1%। लेकिन अगर हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट ग्रोथ की, तो दोस्तों नेगेटिव के अंदर 15% चला जाता है। तो यहाँ से आपको एक क्लियर विजन मिल गया होगा कि कंपनी में इश्यू क्या है। कंपनी की दोस्तों इश्यू ये है कि कंपनी की जो एक्सपेंस है वो कंट्रोल में नहीं हो पा रही है, कंपनी अपना एक्सपेंस कम नहीं कर पा रही है, इसी वजह से उसके जो नेट प्रॉफिट है वो कम हो रहे हैं। उसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं इसके जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो देख लेते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे दोस्तों, कंपनी ने दिसंबर 18 से और मार्च 19 तक जो इसके क्वार्टर थे वो काफी अच्छे थे। अगर हम सितंबर 18 का क्वार्टर छोड़ दें तो बाकी टाइम में इन्होंने अपने क्वार्टर्स में अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन उसके बाद अगर पिछले 4 क्वार्टर देखते हैं तो वहां पे इसकी परफॉर्मेंस काफी खराब रही है, इसकी सेल्स डिक्रीज हुई है। ये कंपनी के लिए इशू है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कुछ इंपोर्टेंट रेशियोज की। तो सबसे इंपोर्टेंट रेशियो होता है दोस्तों लेवरेज रेशियो। तो उसमें पहला आता है दोस्तों डेब्ट इक्विटी रेशियो। जैसे कि आप देख पा रहे हो कंपनी के ऊपर जो डेब्ट इक्विटी रेशियो था मार्च 16 के अंदर 2.99 था, मतलब लगभग 3 के बराबर था। अगर हम बात करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो दोस्तों, वो 1.82 था। दोस्तों इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम समझते हैं हर कंपनी लोन लेती है या आम इंसान भी लोन लेता है, तो दोस्तों उसकी इनकम इतनी होनी चाहिए कि वो इंटरेस्ट तो दे सके। मान लो हो सकता है वो भाई वो अपना बेस फेयर ना दे सके, लेकिन इंटरेस्ट तो देना ही चाहिए, इतनी इनकम तो होनी चाहिए। तो कंपनी के अगर मान लो आपने 100 रुपए ब्याज देना है किसी भी लोन का, अगर आपकी इनकम भी 100 रुपए है तो आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो होगा 1। तो आपको 1 ही है, तो आप मतलब जो भी कमा रहे हो वो इंटरेस्ट में दे रहे हो, तो आप मतलब उसका बेस फेयर कभी भी नहीं चुका पाओगे। तो ये जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है ये 2 या उससे ज्यादा होना चाहिए, मतलब मिनिमम 2 तो होना ही चाहिए, तभी आप उसका बेस फेयर भी उतार पाओगे और इंटरेस्ट भी चुका पाओगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कंपनी का 1 से तो ऊपर है, लेकिन 2 से ऊपर नहीं जा पा रहा, इसलिए उसका जो नेट प्रॉफिट है वो कम हो जा रहा है। और अगर आप देख पा रहे हो लगातार कंपनी, वैसे तो अच्छी बात यह है कि कंपनी ने अपना डेब्ट इक्विटी रेशियो कम किया है। अगर आप लास्ट तक देख पाओ तो दोस्तों मार्च 20 के अंदर कंपनी का जो डेब्ट इक्विटी रेशियो था वो 1.280 रह गया है। कंपनी अपने जो डेब्ट इक्विटी रेशियो कम करने में लगी हुई है, तो ये कंपनी के लिए पॉजिटिव है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसके मार्जिन रेशियो। दोस्तों ये काफी इंपोर्टेंट रेशियो ये भी होते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 37.71 है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन बात करते हैं दोस्तों 12.47। दोस्तों दोनों मार्जिन अच्छे हैं। आप कह सकते हो कि कंपनी का मार्जिन ठीक ठाक है। जैसे कि आप मार्जिन से मतलब ये समझ सकते दोस्तों, अगर आपने 100 रुपए की सेल्स की तो लास्ट में आपके हाथ में कितने रुपए आए। मान लो अगर कंपनी 100 रुपए की सेल्स करती है तो उसके लास्ट में नेट प्रॉफिट मार्जिन 12.47%, मतलब 12.47 रुपए आपके हाथ में आ जाते हैं। तो ये ठीक ठाक रेशियो माना जा सकता है। अगर किसी कंपनी का 15 से ऊपर होता है नेट प्रॉफिट मार्जिन तो और भी सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है, उससे नीचे थोड़ा एवरेज माना जा सकता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों कंपनी लगातार अपने जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है और नेट प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन कर रखा है। लेकिन अगर मार्च 20 के अंदर देखते हैं तो जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 10% रह गया है। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है कि मार्च 20 के अंदर जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो काफी वीक है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं
लिक्विडिटी रेशियोज की। जैसे आपको पता है कि दो लिक्विडिटी रेशियो होता है, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। दोस्तों करंट रेशियो होता है करंट एसेट अपन करंट लायबिलिटीज, और क्विक रेशियो होता है दोस्तों क्विक एसेट अपन करंट लायबिलिटीज। दोस्तों इसमें अंतर क्या होता है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाता हूं। जैसे कि आपको पता है कि करंट रेशियो वो होते हैं जो करंट एसेट क्या होता है, पहले हम समझते हैं करंट एसेट। दोस्तों करंट एसेट ऐसे होते हैं किसी कंपनी के जिसको एक साल के अंदर आप उस जो भी एसेट है उनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, तो वो तो होते हैं करंट एसेट। और करंट लायबिलिटी दोस्तों ऐसा पैसा, ऐसा लोन जो आपको एक साल के अंदर अंदर किसी को चुकाना है, तो वो करंट लायबिलिटीज होती हैं। तो अगर हम इसको जैसे मान लो आपको 100 रुपए के आपके पास एसेट है, करंट एसेट, जिसको आप अगर एक साल के अंदर उसको 100 रुपए को कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो, और 100 ही रुपए आपकी लायबिलिटीज है, 100 रुपए किसी को देना है, तो आपका जो करंट रेशियो हो गया वो 1 हो गया। तो मतलब आपकी जितनी रिक्वायरमेंट थी, जितनी आपकी लायबिलिटी थी, उतना आपका एसेट है, तो आप उसको आसानी से चुका सकते हो। एक दोस्तों क्विक रेशियो, क्विक एसेट मतलब ऐसे एसेट होते हैं दोस्तों जो आपको 1 या 2 महीने के अंदर ही कैश के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे कि एक तो सिंपल सी कैश ही हो गया, आपके पास बैंक में कैश पड़ा है या आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है, वो आप कभी भी निकाल सकते हो, तो ऐसे हो गए क्विक एसेट है। मान लो आपके 100 रुपए आपको करंट लायबिलिटीज है, किसी को देना है, और आपके कुछ एसेट ऐसे जो 1 महीने के अंदर ही आपको 100 रुपए प्रोवाइड कर देंगे, तो अब यहाँ पे क्विक रेशियो 1 हो गया। तो दोस्तों ये सिर्फ अगर शॉर्ट टर्म के लिए, अगर आप थोड़े समय के लिए अगर किसी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में जानना चाहते हो, तो ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कंपनी के लिए नेगेटिव ये है कि कंपनी का सिर्फ मार्च 17 के अंदर एक बार 1.12 के आसपास गया था करंट रेशियो, और क्विक रेशियो 1.09, उसके बाद कभी भी कंपनी का 1 से ऊपर नहीं गया है। मतलब कंपनी के जो शॉर्ट टर्म के अंदर कंपनी कभी भी अपने जो लोन, जो जिनके लोन ले रखा है, उनको डिफॉल्ट कर सकती है। तो ये कंपनी के लिए बहुत बड़ा इश्यू है, यहाँ पे कंपनी का बहुत बड़ा रिस्क जनरेट हो जाता है। और हम मार्च 20 के अंदर देख भी पा रहे हैं दोस्तों, करंट रेशियो है 0.35 और क्विक रेशियो है 0.33। मतलब कंपनी के पास इतने भी एसेट नहीं है कि उनकी जो फिलहाल की जो लायबिलिटीज है एक साल के अंदर जो भरनी है वो चुका सके। तो यहाँ पे कंपनी के लिए बहुत बड़ा इश्यू जनरेट हो जाता है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की। जैसे कि आप देख पा रहे हैं प्रमोटर के पास लगभग 57.69% है। अगर हम एफआईज की बात करते हैं दोस्तों, लगभग 107 एफआईज ने इन्वेस्ट कर रखा है, 16.76% की होल्डिंग एफआईज के पास है। अगर हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, दोस्तों म्यूचुअल फंड की 6 स्कीम ने इसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा है, 7.82% की होल्डिंग ले रखी है। अगर हम बात करते हैं दोस्तों एनआईआई की, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, दोस्तों इन्होंने लगभग 13.3% की होल्डिंग ले रखी है, और फिलहाल जो लास्ट क्वार्टर था उसके अंदर इन्होंने 2.4% की होल्डिंग बढ़ाई है। वहीं अगर एफआईज की बात करें तो वहां उन्होंने 2.82% की होल्डिंग घटाई है। तो ये भी कंपनी के लिए थोड़ा नेगेटिव है। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसका बिजनेस एनालिसिस। दोस्तों कंपनी का बिजनेस सिंपल सा है कि ये लगभग हाईवेज में ज्यादा काम करती है, रोड बनाती है, और थोड़े एयरपोर्ट के ऊपर भी काम करती है। अगर हम बात करते हैं कहाँ काम करती है दोस्तों, ये लगभग महाराष्ट्र के अंदर काम करती है, राजस्थान के अंदर काम करती है, उत्तर प्रदेश के अंदर काम करती है, गुजरात के अंदर काम करती है, कर्नाटक के अंदर काम करती है, और हरियाणा के अंदर काम करती है। आप देख भी पा रहे हो स्क्रीन के ऊपर कि कहाँ इन्होंने कितने किलोमीटर रोड्स बनाए हैं। तो आप अगर देखना चाहते हो वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो तो शानदार है दोस्तों, आने वाले समय में इसमें जो ग्रोथ है वो भी शानदार होने वाली है, लेकिन कंपनी के अंदर जो इश्यूज है वो आपको बता रहा हूं। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसके चार्ट एनालिसिस की। दोस्तों ये इसका मैंने लाइफ टाइम चार्ट लगा रखा है। जैसे कि आप देख पा रहे हो कंपनी लगभग 220 रुपए के आसपास लिस्ट होती है, और उसके बाद लगातार गिरती रहती है, और अपना जो लो बनाती है दोस्तों वो 65 रुपए के आसपास बनाती है। उसके बाद स्टॉक के अंदर शानदार तेजी रहती है दोस्तों, और स्टॉक अपना हाई बनाता है 310 से 315 रुपए, लेकिन उसके बाद फिर से डाउन ट्रेंड चल जाता है कंपनी का, और अपना लो बनाती है दोस्तों लगभग ये आप 55 से 50 रुपए के आसपास ये अपना लो बनाती है। लेकिन उसके बाद एक वी शेप रिकवरी, इतनी शानदार रिकवरी थी दोस्तों, स्टॉक 2 से 4 महीने 5 महीने के अंदर ही लगभग 290 रुपए के आसपास चला जाता है। लेकिन उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक कंसोलिडेट फेज स्टार्ट होता है, यहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट करता है और एक जगह पे घूमता रहता है। लेकिन उसके बाद दोस्तों स्टॉक के अंदर फिर से गिरावट आती है, और फिलहाल के दिनों में अपना लो बनाया 45 रुपए के आसपास। इसके बाद स्टॉक में थोड़ी तेजी आई है। तो ये भी एक प्राइस है 108 के आसपास। अगर प्राइस देख पा रहे हो तो दोस्तों देखो ये आपके ऊपर है, आप इसको खरीदना चाहते हो नहीं खरीदना चाहते। क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट के अंदर अभी 2 टाइप के लोग हैं, एक को लगता है कि मार्केट के अंदर जो मंदी थी वो चलेगी, अभी तेजी आएगी, तो वो अगर जिनको ऐसा लगता है तो वो स्टॉक को यहाँ पे खरीद सकते हैं, और जिनको ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर अभी मंदी आएगी, मार्केट नीचे जाएगा, तो अभी होल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर हम देखते हैं कि इसका जो बॉटम फॉर्मेट है वहां पे लगभग ये 60 रुपए के आसपास 3 बार टकरा चुका है, इससे नीचे जाना मुश्किल होता है। तो दोस्तों अगर आपने 60 रुपए में किसी ने इसको बाई किया है तो बहुत ही शानदार पोजीशन है इसके ऊपर, उसको यहाँ पे एग्जिट नहीं करना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए। लेकिन दोस्तों अगर आप इसकी फ्रेश बाइंग की बात करते हैं तो हम इसको शॉर्ट टर्म देखते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे दोस्तों, अगर स्टॉक ने इस लाइन के ऊपर लगभग 122 रुपए के आसपास एक रेजिस्टेंस महसूस किया है, यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस मिलता है,
तो दोस्तों यहाँ पे स्टॉक 2 बार टकराने की कोशिश की और उसके बाद नीचे की तरफ जा रहा है। अगर हम बात करें दोस्तों इसका अच्छा बाइंग प्राइस क्या होगा दोस्तों इस रेंज के अंदर, जैसे कि आप देख पा रहे हो ये लगभग 74 रुपए से 92 रुपए के आसपास है। तो इस रेंज के अंदर जब भी स्टॉक आता है आप इसको बाई कर सकते हो दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं इसके प्राइस फोरकास्ट की। दोस्तों काफी अच्छी प्राइस फोरकास्ट है जो मेरे को पसंद आई। जैसे कि आप देख पा रहे हो अगर हम करंट प्राइस 108.70 लेते हैं तो हाई अगर जा सकता है 237 रुपए तक जा सकता है, लगभग आपके पैसे डबल कर सकता है। अगर मीडियम रिटर्न की बात करते हैं तो दोस्तों लगभग 142 के आसपास जा सकता है और 19% का रिटर्न मिल सकता है। लेकिन अगर आप लो देखते हैं दोस्तों 66 रुपए के आसपास स्टॉक जा सकता है और 44% का आपको नेगेटिव में रिटर्न आ सकता है। तो ये इसकी प्राइस फोरकास्ट है। अब दोस्तों बात करते हैं इसको बाइंग और सेलिंग की। दोस्तों अगर आपको इसको बाई करना है तो आप इसको 75 से 285 रुपए के आसपास खरीद सकते हो। दोस्तों ये आपके ऊपर डिसीजन है, क्योंकि कंपनी थोड़ी वीकली फाइनेंशियल थोड़ा वीक है, कंपनी के ऊपर एक शॉर्ट टर्म जो कर्जा है वो थोड़ा ज्यादा है। अगर कंपनी कहीं डिफॉल्ट करती है तो कंपनी का स्टॉक और भी नीचे आ सकता है। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसको खरीदना चाहते हो नहीं खरीदना चाहते। अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो आप 75 से 85 रुपए के बीच में इसको खरीद सकते हो दोस्तों। लेकिन अगर दोस्तों आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट अब इससे नीचे नहीं आएगा तो आप इसी प्राइस के ऊपर इसको खरीद सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट अभी नीचे आएगा तो आपको ये प्राइस मिल जाएगा 75 to 85, आप यहाँ भी खरीद सकते हो। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।